Hello student, welcome to online class. So today we will discuss about the de Broglie equation and also the Heisenberg uncertainty principle. The principle which affect the Bohr model, and therefore we also study about some drawbacks of Bohr model. So let's start from dual nature of matter. So dual nature of matter is proved by डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया. अकॉर्डिंग टू दिस मैटर लाइक रेडिएशन पोजेसेस dual behavior, that is wave nature as well as particle nature. जो डी ब्रोगली थे उन्होंने इस एक तरीके से हाइपोथेसिस था, उन्होंने एक लॉ तो नहीं बोल सकते, इसे हाइपोथेसिस ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एजम्पशन दिया था कि जो हमारा रेडिएशंस होते हैं वो क्या थे, ड्वेल बिहेवियर कंटेन करते हैं, या जो हमारे मैटर हैं वो क्या थे, ड्वेल बिहेवियर कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ड्वेल बिहेवियर यानी कि इन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. दिस मीन्स दैट फोटॉन्स कॉमा इलेक्ट्रॉन्स पोजेस बोथ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. ड्वेल नेचर का मतलब ही होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स है वो क्या करते हैं, मोमेंटम और वेवलेंथ क्या करते हैं, पोजेस करते हैं. तो होता क्या है कि पहले जो वेव को नेचर वेव ही माना जाता है कि वेव वेव का ही नेचर कंडक्ट करता है. बट लेटर ऑन जब मैक्सवेल प्लैंक थ्योरी आई उन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, लाइट का जो लाइट या कोई रेडिएशन वो पार्टिकल नेचर कंसिस्ट करता है. यानी कि वो उन्होंने बोला कि जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती है, मेडअप ऑफ होती है टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्वांटास भी बोलते हैं और फोटोन्स भी बोलते हैं. सो लेटर ऑन डिस्कवरी आफ्टर दैट डी ब्रोगलिन ने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, एक वेव की तरह मूव करता है, मतलब वेव की तरह बिहेव करता है. अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है मीन्स कि उनकी इस बात को प्रूव करने के लिए लेटर ऑन डिस्कवरी की गई. उन्होंने सिर्फ एजम्पशन दिया था, लेकिन जब जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ जो कि एक वेव एक्सपेरिमेंट है, तो इससे प्रूव हो गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या वेव नेचर कंसिस्ट करता है. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इनके इस अजम्पशन को लेकर, जो इन्होंने अब एक तरीके का एक पॉइंट रखा था. इस पॉइंट पे फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किए तो वो सक्सेसफुल हुए. सो दैट ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, पार्टिकल है, हमें पता ही है और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. सो डी ब्रोगलिन ने कहा कि डी ब्रोगली की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, फुली सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पोजेस करता है बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. आफ्टर दैट देर इज़ लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट कम एंड उन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट किया और अपनी अलग अलग एजम्पशन देने स्टार्ट करी. सो डी ब्रोगली ने जो ये पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का या कोई भी पार्टिकल्स का या कोई भी मैटर का नेचर पार्टिकल एज वेल वेव होता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दे दिया बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल्स, विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. और एम वी आपका क्या होता है, मोमेंटम. तो एच बाय हम पी लिख सकते हैं क्योंकि एम वी को हम रिप्लेस करते हैं पी से, यानी मोमेंटम से. सो कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली में जो हमें याद रखने हैं. डी ब्रोगली प्रिडिक्शन वॉज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वॉज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीइंग अंडरगो डिफ्रैक्शन अ फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. ये पॉइंट हमने पहले बता दिया था कि डी ब्रोगली का जो इलेक्ट्रॉन को लेकर एजम्पशन था वो तभी प्रूव हुआ जब एक्सपेरिमेंटली किए गए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किए गए, जो कि वेव एक्सपेरिमेंट है, तो वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुए, जिससे हमें पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेव नेचर कंसिस्ट करता है. सेकेंड वन इज एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर. यानी कि जो हमारी डी ब्रोगली का जो मेन एजम्पशन था वो किसके लिए था, उन पार्टिकल्स के लिए था कि जो क्या है मोशन में है. यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मूविंग पार्टिकल्स कंसिस्ट अ ड्वेल बिहेवियर या ड्वेल नेचर. मूविंग पार्टिकल्स और ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ओके, मूविंग पार्टिकल्स भी है और उन्होंने कहा था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो क्या कर सकते हैं, वेव कैरेक्टर शो करेंगे. सो द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड. मीन्स अगर इस पॉइंट को हम समझे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक बॉल ली है, क्रिकेट की बॉल जो होती है, और एक इलेक्ट्रॉन, एक साइड इलेक्ट्रॉन का हम लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं और एक साइड हम उस क्रिकेट बॉल का
लैम्डा कैलकुलेट करें, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लेट सपोज दैट वो क्रिकेट बॉल की मास है वो क्या है आपका 100 ग्राम, ठीक है, या 10 ग्राम या 100 ग्राम, कुछ भी सपोज कर लो, या फिर कुछ भी, मतलब हमने सपोज करना है तो लेट इट बी 100 ग्राम। एंड वेलोसिटी हमने कहा कि जिस स्पीड से वो जब बॉल आती है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वहाँ पे हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी का फार्मूला लगाया है, वेयर एच इज़ अ प्लांक कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइडेड बाय मास हमने बता दिया आपका 100 ग्राम, एंड वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो उससे जो आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे उसका आता है 3 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻34 एंगस्ट्रॉन, समथिंग समथिंग ऐसा ही आता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। एंड जो हमारे पास दूसरी साइड है वो इलेक्ट्रॉन है, उसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है 3.2 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे आपको मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वेलोसिटी भी पता है कि वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल के उससे, कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे एक साइड हमारे पास लैम्डा आ रहा है 3.3 10⁻⁻34 एंगस्ट्रॉन, और एक तरफ लैम्डा आ रहा है 3.2 एंगस्ट्रॉन। सो -34 एंगस्ट्रॉन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का माइनस में एक तो सबसे छोटी वैल्यू पर से माइनस में पावर, और वो भी एंगस्ट्रॉन, आपको पता है एंगस्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है। सो इट्स मीन्स कि वेवलेंथ इतना छोटा है उस क्रिकेट बॉल का कि हम क्या है उसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द वेवलेंथ। सो इसीलिए जो कोई भी आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर ये रूल मतलब उस पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं था, ठीक है। अब वैलिड उन पे था जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स है। So that's why he say that every microscopic particles, moving particle is a wave whose wavelength is lambda is equal to h upon p। यानी कि उनका ये बिहेवियर शो करने के लिए जो पार्टिकल का मूविंग एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक होना ज़रूरी है। अदरवाइज जो लैम्डा होगा लेकिन बहुत ही नियर अबाउट छोटा ही होगा, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मेज़र करने में, ठीक है। अगर हम उसका कैलकुलेट करें तो डिफ़िकल्ट होगा वो आगे। सो ऐसे नहीं कह सकते कि जो हमारे पास लैम्डा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ज़ीरो तो नहीं है लैम्डा क्रिकेट बॉल का, ज़ीरो नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा है, तो हम उसे नहीं सजेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इज़ डी ब्रोगली इक्वेशन डेरिवेशन। तो यहाँ पे जो भी हमने डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी थी उसके बिहाफ पे इक्वेशन कैसे आई उनकी, वो किस तरीके से ड्राइव हुई, तो वो देख लेते हैं। सिंपल सा है, दो थ्योरीज आई थी, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। एक ने लाइट फोटोन्स का रिलेशन बता दिया कि उसका जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला दे दिया। एक ने पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे दिया, एक ने वेव नेचर। और डी ब्रोगली ने कहा कि दोनों जो आपका पार्टिकल्स यानी कि जो आपका मटेरियल होता है या मैटर होता है या इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों बिहेवियर कंसिस्ट करता है। तो उन्होंने दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई। सो फॉर अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया विच इज़ इज इक्वल्स टू पी सी, वेयर ई इज एनर्जी, पी इज मोमेंटम एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। नाउ फ्रॉम प्लांक इक्वेशन फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर को जब वो बताते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम ई इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो ई की जगह हम एच म्यू की जगह आ गया एच सी बाय लैम्डा। आपको पता है एच क्या है अप्लाइंग कांस्टेंट, ई एनर्जी एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली दिस एनर्जी शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी कि दोनों के दोनों यानी कि जो उन्होंने बोला था कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से आते हैं। सो उन्होंने कहा कि अगर वो वेव नेचर है पार्टिकल नेचर है तो दोनों की एनर्जी भी दे सपोज टू बी इक्वल। सो दैट्स वाई दे सब्सटीट्यूट बोथ इक्वेशन एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू पी सी, और यहाँ से हम लैम्डा हमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा h by p. So de Broglie suggested that above equation is generally one that applies to material particle as well as to photons, जो material particles के लिए भी होता है और photons के लिए भी होते हैं। Now we know that p is equals to mv, आपको पता है मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या था mv होता है। तो अगर हम उसे डी ब्रोगली में रिप्लेस करके लिखें p की जगह तो आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv। सो ये डी ब्रोगली की इक्वेशन है
लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इसके भी यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी में भी एज वेल एज अगर जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन, एंड डी ब्रोगली इज मेनली टेल अबाउट दैट every microscopic moving particles consist of wave nature as well as particle nature। उन्होंने ड्वेल बिहेवियर बताया था किसी भी रेडिएशन का। तो यहाँ तक डी ब्रोगली आपकी इक्वेशन ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। If an attempt is made to measure any one of these two quantities with higher accuracy, the other become less accurate. So according to Heisenberg, he said that कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ना पोजीशंस और मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते एक विद एक्यूरेसी के साथ। ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे स्मॉल पार्टिकल्स, ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में ही बताते हैं कि कोई भी उनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब आप ना उसकी पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ नहीं बता सकते। इन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टिकल को अगर आप उसके पोजीशन बताओगे तो आप उसका मोमेंटम यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो स्पीड होगी, आप उसको नहीं बता पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे अगर कोई बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक टाइम पे आप स्पीड बता रहे हो कि वो कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उसका मोमेंटम बता रहे हो कि वो क्या मोमेंटम है, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि वो किस पोजीशन पे उस वक्त प्रेजेंट है। या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट कंसिस्ट करता है, एक मतलब उसकी पोजीशन आप बता सकते हो कि यहीं पे है, तो आप उसका जो चेंज स्पीड है वो नहीं बता सकते विद एक्यूरेसी। सो ही से दैट साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अगर कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आई थी कि किस तरीके से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो स्मॉल ऑब्जेक्ट और जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेशन, ये प्रिंसिपल वैलिड है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लें क्रिकेट बॉल सिंपल सी, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लें, तो अगर क्रिकेट बॉल को आप मूव करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो एक पोजीशन पे अगर रहा, एक पोजीशन पे रहने पे आप उसकी पोजीशन तो मतलब उसकी जो पोजीशन बता सकते हो, लेकिन अगर वो मूवमेंट हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई, वो बता सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे से पार्टिकल के बारे में बात करो, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, आप उस पर अगर देखो तो आप एक टाइम पे उसकी पोजीशन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी उस चेंज इन वेलोसिटी बता दो कि कितने मूवमेंट से वो ट्रैवल कर रहा है या उसका जो चेंज हुआ है स्पीड में वो कितना है, तो आप उसे नहीं बता सकते, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। So Heisenberg say that simultaneously it is very difficult to measure the position and the momentum of small particles with full accuracy. So the equation he given for that is that delta x dot delta p, where delta x delta p is greater than equals to h by 4 pi. Okay, ये इन्होंने equation दी where delta x is the uncertainty in the position एंड डेल्टा पी इज़ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आप डेल्टा पी को एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, और क्योंकि डेल्टा पी है तो यानी चेंज इन पी है, इट मीन्स एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि आपको पता है मास तो कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी ही वेलोसिटी स्पीड ही वेरी करेगी, इसलिए उसके आगे ही डेल्टा है। डेल्टा मीन्स चेंज, वेयर एम इज़ द मास and v is the uncertainty in velocity, which is always a constant and equal or greater than h by 4 pi. और आप you know that h is a Planck constant whose value is 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सो ये इक्वेशन दे दी। इक्वेशन के बिहाफ पे उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अपनी बात करी उन्होंने वो एक इक्वेशन की हेल्प से बता दी कि आप पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते।
वन इज थिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस इक्वेशन में अगर आप ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल भी सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वो भी ईजी रहेगा, क्योंकि आप कर सकते हो उससे। अगर आप क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में अगर आप ग्रेटर इक्वल्स की जगह सिर्फ इक्वल भी यूज़ करोगे। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या एप्लीकेशन है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन का ये है, इट हेल्प टू टेल दैट इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिट इन अ न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस तरीके से दी अपनी इक्वेशन की हेल्प से। आपको पता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। ठीक है, अब आप इस x की ग्रेटर देन इक्वल की जगह मैंने कहा था इक्वल आप रख सकते हो। नाउ आपने सिंपल इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपको पता है क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो डेल्टा एक्स यानी कि जो उसका पोजीशन है, यानी कि एक तरीके से उसकी साइज है, वो क्या है, 10⁻15 मीटर। h इज़ अ प्लांक कांस्टेंट एंड प्लांक कांस्टेंट बाकी सब आपके कांस्टेंट है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने तो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू आई 5.77 इंटू 10⁻मीटर/सेकेंड। सो आप देख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी आपकी जो आई इलेक्ट्रॉन की जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता तो वो क्या है 5.7 इंटू 10⁻10 मीटर/सेकेंड है, जो कि एक वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी कि जो लाइट की स्पीड है, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यानी इतने फास्ट वो मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक तरीके से बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रूव हुआ उनकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनल जो कंक्लूजन था वो इक्वेशन से कंफर्म हो गया कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की एप्लीकेशन ख़त्म होती है। यहाँ बहुत सारे होता क्या है कि जो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं आते हैं, कुछ लॉज देते हैं, तो पहले वाली थ्योरीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो उनके क्या होते हैं, कुछ वैलिड रीज़न होते हैं, अगर वो सही होते हैं तो उनके ऊपर काम किया जाता है और क्या उसे फर्दर नई थ्योरीज़ में डेवलप किया जाता है। तो ऐसे ही रहता है, तो चलता रहता है। कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, कुछ नहीं आते किसी थ्योरीज़ में। तो बोहर जो हमारे अभी तक मॉडल थे, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि बोहर मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, बोहर ने बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे थे जब ये हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, ये सब इक्वेशन मतलब ये भी चलती रही तो इनको वो सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाए। होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो बाकी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। सारे साइंटिस्ट अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो एक तरफ से बोहर का मॉडल चल रहा था, दूसरी तरफ से डी ब्रोगली लगे थे, हाइजेनबर्ग भी लगे हुए थे कि अपनी इक्वेशंस देने में, अपनी बात को एक्सप्लेन करने में। सो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो इनकी प्रूव हुई, बोहर की नहीं हुई, तो उन्होंने किया वो उनके ड्रॉबैक्स में आ गए। सो वैसे ही कुछ जो ये पॉइंट्स आए थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या डुअल इलेक्ट्रॉन क्या है, डुअल नेचर कंसिस्ट करता है, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनको क्या है ड्रॉबैक्स बन गए। सो let's discuss about some drawbacks of Bohr model of atoms. First one is inability to explain line spectra of multi-electrons atom. Line spectra means अब अभी हमने जितने भी बोहर का जो मॉडल था, अब यू नो दैट बोहर का मॉडल जो क्या होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर ही वैलिड था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लिया, जैसे लिथियम ले लिया, तो वैलिड नहीं था। लेकिन अगर हमने लिथियम 2 पॉजिटिव कर दिया तो वो वैलिड था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जहाँ पे ये वैलिड नहीं हो पा रहा था अगर हम एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बना दें। सो ड्रॉबैक का वो क्या है, जो आपको बोहर है वो क्या है, उनका ड्रॉबैक्स बन गया। नेक्स्ट इज इट फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनाइट डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सी दैट ये पॉइंट थोड़ा हायर लेवल का भी है,
लेकिन ये आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप वहाँ ज़्यादा डीपली पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि जो स्पेक्ट्रा होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट, यानी लाइन जो होती हैं उनको भी फर्दर डिवाइड, जैसे बाल्मर सीरीज़ है आपके, वो भी क्या फर्दर स्प्लिट होती हैं, ठीक है, कोई भी लाइन है वो फर्दर स्प्लिट होती है, तो उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इतनी जानकारी नहीं दे पाया। थर्ड इज इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं, सीरीज़ को रखते हैं, अगर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, अगर उन मैग्नेटिक फील्ड और देखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या स्प्लिट हो रहे हैं, तो ये रीज़न भी ये नहीं दे पाए इसका कि क्या वजह है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी लाइन स्प्लिट होती है तो उसे बोलते हैं जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिट होती है तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। आप यहाँ डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, अब ये फिजिक्स का पार्ट है, आप फिजिक्स में ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, आपके आने वाले चैप्टर्स में आप वहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे इसे। फोर्थ इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिटेल नहीं दी थी एटम की कैसे है, इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम एटम क्या है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैट है एक तरीके से, बिल्कुल ही फ्लैट। लेकिन अगर लेटर ऑन डिस्कवर यू नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ 3D नेचर, 3D उनका जो मॉडल होता है वो 3D मॉडल होता है, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी उस टाइम। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कैसे नहीं बताया कि जो आपको पता है कि कोवेलेंट नेचर होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। तो उसमें नेक्स्ट में 4th चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसे। तो इन्होंने क्या किया था कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या आपके शेप्स मॉलिक्यूल्स के होंगे तो उसी से रिलेटेड हैं सारे, तो इस चीज़ के बारे में भी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ओके, लास्ट वन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी ये अगेन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया कि मैटर का कोई जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्वेल नेचर होता है, और हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियसली हम डिटरमाइन नहीं कर सकता है। लेकिन यही क्या हो गया, ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी, लेकिन बोहर इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो उनका क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं बोहर मॉडल का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस होता क्या है कि बोहर मॉडल ने जितने भी पॉइंट्स बने थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जो कि कोई उनसे पहले नहीं दे पाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फर्दर साइंटिस्ट दे पाए, तो वो उनके क्या बन गए, ड्रॉबैक्स बन गए। अब इससे भी ज़्यादा आगे आगे डिस्कवरी होती है, ऐसा नहीं कि जब डिस्कवरी थी तभी एकदम ड्रॉबैक्स आ गए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो एक थ्योरी, जैसे रदरफोर्ड पढ़ा, फिर उसकी लिमिटेशन पढ़ ली, बोहर पढ़ रहे हो, लिमिटेशन पढ़ी, तो यानी कि एक साइंटिस्ट ने काम किया और एकदम से उसके ड्रॉबैक्स आ गए, ऐसा नहीं होता। पहले कोई साइंटिस्ट काम करता है, ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स आते हैं, उसकी थीसिस आती हैं, लेटर ऑन साथ के साथ और भी साइंटिस्ट अपने काम कर रहे होते हैं, जो उनकी डिस्कवरी होती है, अगर वो जो साइंटिस्ट है एक दूसरे के जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो वो क्या बन जाते हैं, उनके ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। तो वैसे ही बोहर के जितने भी मॉडल है वो एक्सप्लेनेशन हो पाई, उन्होंने अच्छे से फुली सेटिस्फाई आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हर चीज़ का। लेकिन जब फर्दर डिस्कवरी चलती गई, कुछ चीज़ें ऐसी आई जो वो जिनके बारे में वो डिटेल नहीं दे पाए थे अपनी थ्योरी में, तो वो क्या बन गए, उनके मॉडल्स ड्रॉबैक्स बन गए। तो यही क्या है, आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसको इसमें पढ़ाने का सिर्फ यही रीज़न है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली का क्या मैटर है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक।